सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक जानिब बल्दियाती इलेक्शन जो कैंटोनमेंट में हुए हैं, उसके बाद आज वज़ीर आज़म इजलास भी कर रहे हैं कि क्या बुनियादी वजह है कि कैंटोनमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त हुई है। बड़े शहरों की बात की जाए, कराची में कुछ बड़े सरप्राइजिंग किस्म के रिजल्ट्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लाहौर में तो बहरहाल बड़ा एक मार्जिन के साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून जीती, पिंडी के अंदर भी जीती। बाकी जो कैंट्स हैं सिवाय गुजरांवाला के जो बड़े कैंट्स हैं वहाँ पर कामयाबी पाकिस्तान मुस्लिम नून के हिस्से में आई, यानी कि 113 में से सबसे ज़्यादा 52 सीटें हासिल कर पाई है और सिर्फ 28 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई हैं। ये मैं सिर्फ पंजाब का फिगर कोट कर रहा हूँ। बहरहाल कराची के अंदर मुकाबला बराबरी की सतह तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले आई। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में एक सरप्राइज रिजल्ट दिया है और MKM जिसे कहा जाता था जी कराची की जमात है, वो कैंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इलेक्शन में बहुत पीछे रह गई है। जमात इस्लामी का रिजल्ट उससे ज़्यादा अच्छा आया है। इनफैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ओवरऑल जो वोट कराची में जो सिंध कंटोनमेंट्स के इलेक्शन हैं उनमें सबसे ज़्यादा वोट भी उन्होंने हासिल किए हैं। अब ये सूरत हाल है कि एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी सिंध में बड़ी भरपूर नज़र आ रही है, दूसरी जानिब पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट नहीं निकल रहा है। ये भी एक अलमिया है कि एक ऐसी जमात की दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि कौमी जमात के तौर पर अगर कोई है तो वो हम हैं, क्योंकि पूरे मुल्क से किसी एक जमात को सबसे ज़्यादा जो सीट्स इक्वली मिली हैं वो हम हैं और इस तरह से हम लीड भी कर रहे हैं। बहरहाल ये तमाम तर दावे हैं, बातें हैं। इसके साथ साथ अगले इलेक्शन की जो तैयारी में सबसे अहम मरहला है वो है इलेक्शन कमीशन का और EVM का। एक जानिब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत जो है वो EVM तैयार कर रही है, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन उस पर एतराज़ात कर रहा है और यही एतराज़ात न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि अपोजिशन जमातें भी कर रही हैं। तो अगले इलेक्शन को 2 साल पहले ही मुतनाज़े हैसियत बन रही है या वाकई तमाम पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पर और एक पेज पर इकट्ठी होकर इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए कम से कम तैयार हो जाएंगी, या फिर से नए इलेक्शन के बाद नए कभी RTS सिस्टम के बैठने की, कभी ROs के इलेक्शन की बातें होंगी। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ पोल हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मेंबर नेशनल असम्बली कादर खान मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया है गौस मोहम्मद न्याजी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा सेनेटर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत भी हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। आगाज़ कर लेते हैं मैं सबसे पहले कि एक तरफ तो लगारी साहब लाहौर में पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम नून के रिजल्ट्स बेहतर आए, ये एक नून लीग का वोट है, बहरहाल पिंडी में भी वोट है और यहाँ भी वोट है, लाहौर में भी। हाँ, लेकिन कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कम बैक किया। ये कादर खान मंदोखेल साहब इत्तफाक से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके ज़िमनी इलेक्शन के तहत और फिर अब ये इलेक्शन। तो ये जो चेंजेस, एक जानिब अपोजिशन जीत रही है, दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत जीत रही है, ये क्या एनालिसिस आपका? मेरे ख्याल में हमें अब ये मान लेना चाहिए कि पंजाब में अब भी पोजीशन PMLN की ज़्यादा है और दूसरी बड़ी बात ये है, ये भी एक बड़ी बात है कि पंजाब में उसकी पोजीशन है और दूसरी बड़ी बात ये है कि कंटोनमेंट्स ने जो है वोट दिया है PMLN को और इसका मतलब ये है कि PML का नैरेटिव कबूल किया जा रहा है या PMLN जो कह रही है उसे दुरुस्त समझा जा रहा है। ये बहरहाल एक बड़ा सवाल है और ये सबके सोचने का सवाल है कि PMLN को लोगों ने वोट दिया और PMLN को लोगों ने जितवाया, ख़ास तौर पर पिंडी और लाहौर, यहाँ से PMLN का जीतना और PTI का शिकस्त खाना, ये बड़ा वाक़या है। पीपल्स पार्टी कंटोनमेंट्स को अभी तक ये यकीन दहानी नहीं करा सकी है कि वो कंटोनमेंट्स की, यानी पंजाब की हद तक, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की हद तक वो कंटोनमेंट के लोगों को, कंटोनमेंट्स में रहने वाली आबादी को अभी तक वो अट्रैक्ट नहीं कर सकी है।
इसलिए कि हमें ये भी ज़रूर सोचना चाहिए कि कंटोनमेंट्स का और आम आबादी जहाँ दूसरे लोग रहते हैं वहाँ का नुक्ता नज़र बहरहाल एक दूसरा नुक्ता नज़र होता है, लेकिन पंजाब की सेंट्रल पंजाब, ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब की आबादी और सेंट्रल पंजाब की कंटोनमेंट बोर्ड वो एक पेज पर हैं। तो ये PMLN की बड़ी कामयाबी है। और इस तरह से जो पसपाई हुई है PTI की, उसे इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। कराची में 14 कौमी असम्बली की और 22 सूबाई असम्बली की डायरेक्ट सीटें जीतने के बाद ये 3 साल के अंदर ये है कि वो ना पहले नंबर पर है, ना दूसरे नंबर पर है, ना तीसरे नंबर पर है, वो तो बहुत पीछे है। तो सर ये क्लिफ्टन कंटोनमेंट जो गवर्नर सिंध और सदर पाकिस्तान का हल्का है, क्लिफ्टन कंटोनमेंट से तो बिल्कुल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गायब होगी। बहरहाल फैसल कंटोनमेंट से कुछ सीट्स होने के बाद बैलेंसिंग पोजीशन जो है वो कर पाएँ। ये बड़ा एक सरप्राइज़ है कि सदर पाकिस्तान और गवर्नर सिंध का जो हल्का है, इंतखाबी हल्का जहाँ से वो कामयाब हुए हैं, वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नशिस्त और जमात इस्लामी ने नशिस्त जीत ली है। ये बहरहाल सरप्राइजिंग है। लेकिन जो आप वजूहात की बात करें, हम उस्मान सईद बसरा साहब मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। बसरा साहब, आज वज़ीर आज़म ने भी इजलास बुला लिया है कि क्या वजूहात हैं। आपका शहर तो चलें, आपको मुबारक हो कि आपका शहर तो जीत लिया आपने, गुजरांवाला, लेकिन जो बड़े कंटोनमेंट्स पिंडी का, लाहौर का था, वहाँ पे तो पाकिस्तान मुस्लिम नून ने बहुत जो है वो सीट्स जीत ली और आप दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। क्या वजूहात हैं कि अब वो आपकी पॉलिसीज़ पंजाब की वो पसंद नहीं आ रही हैं वहाँ की आवाम को बल्दियाती इलेक्शन में? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुसर भाई आपका। देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जब हम इससे तज्जिया करेंगे, जब तक हमारे पास इसकी फैक्चुअल मालूमात नहीं होंगी, देखिए दो तरह का तज्जिया होता है। एक तज्जिया है जो अभी एक बोर्ड के ऊपर नंबर चल रहे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल नशिस्तों में लीड कर रही है और मुस्लिम लीग नून हमें फॉलो कर रही है और तीसरे नंबर पे आज़ाद कैंडिडेट है। एक इसका तज्जिया है। एक है ग्राउंड के ऊपर असल में सिचुएशन कैसे हुई। देखिए, इलेक्शन की हार और जीत का जब हम ड्राइंग रूम में बैठ के तज्जिया करते हैं ना, कि 3 से जुड़े होते हैं, तो वो सिर्फ एक न्यूमेरिक्स का तज्जिया होता है। देखिए, अगर हम कहें कि पंजाब के अंदर हमारी पॉलिसीज नहीं फेल हैं, तो आप मुझे बताइए, गुजरांवाला जहाँ पे नेशनल या कौमी या सूबाई असम्बली की एक नशिस्त भी हमारे पास नहीं है, गुजरांवाला से मुस्लिम लीग नून का हमने सफाया कर दिया कंटोनमेंट इलेक्शन से। तो ये आप किस तरह एक तराजू में तोल सकते हैं कि गुजरांवाला के अंदर वो आपकी वजह से हुआ? ऐसा नहीं है। बस साहब लगारी साहब कह रहे हैं वो आपकी वजह से हुआ है कि गुजरांवाला में मेहनत। अच्छा, ये सवाल बहरहाल है अभी भी रिपोर्ट्स के कि लाहौर में जो आपकी इवन जो पंजाब के आपके अपने सदर हैं, जाचोल साहब हैं, लाहौर की क़यादत है वो उस तरह से नहीं थी निकली। आप लोगों ने अगर मेहनत की है तो गुजरांवाला में आपने जीत लिया है। अगर लाहौर की क़यादत में मेहनत नहीं की है तो फिर पिंडी की क़यादत में मेहनत नहीं की तो खान साहब आज फिर पूछेंगे तो सही ना। देखिए, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जब तक हम ये, हालांकि हम लीड कर रहे हैं, हालांकि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंटोनमेंट के इलेक्शन में वाहद सूबाई या लिस्तानी नहीं, वाहद फेडरेशन की पार्टी बन के सामने आई है। कोई जमात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा, मतलब मज़ा खेज बात यह है कि जो पंजाब जीतने का फरमा रहे हैं रोज बेबी बिलावल, उनकी तो पूरी पार्टी पंजाब से कहीं नजर ही नहीं आती। मुस्लिम लीग नून भी सेंट्रल पंजाब के अलावा कहीं उसकी प्रेजेंस नहीं है। देखिए, जहाँ में खाली दिखाया जा रहा है ना, हम आपको पौना भरा हुआ भी दिखा सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है उसका कोई नैरेटिव नहीं है, बेसिकली उनकी सारी लीडरशिप चोरी में मुलव्वस है, टीटियां लगा रही है, रंगिया तो पकड़ी गई है। ये मैं आपको बात बताऊं, इसी के अंदर सारी बात छुपी हुई है। पाकिस्तान लेकिन बसरा साहब उन्होंने 113 में से लेकिन बसरा साहब उन्होंने 113 में से 52 नशिस्तें ली हैं और आपके हिस्से में 28 आई हैं, ऑलमोस्ट डबल वो आपसे ज्यादा आगे हैं। ये देख लें। देखिए सर भाई, देखिए मसला क्या है। मसला ये है कि जो मेरा पॉइंट है ना उसको आप अंडरस्टैंड करें। मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं आपको पूरी, अब देखिए हम ग्राउंड पे जुड़े हुए ना, हम तो बड़े वर्कर हैं ना, हमारे पास गोते हैं ना, हमारे पास सरकारी गाड़ी है, जो जूतियां घस गई हैं लोगों से मिल के और हमारे जमीनी पॉलिटिक्स से। एक मैं आपको बताऊं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हरा सकती है, मुस्लिम लीग नून नहीं हरा सकती। और ये मेरी बात छोटी बात है, इसके अंदर बड़ी बात छुपी हुई है। अच्छा, अब समझ में आ गया, मेरे ख्याल में अब समझ में आ गया है, पीटीआई को पीटीआई ने हराया है। अच्छा, अब ये है, देखिए मसला क्या है। मसला ये है
कि ये बिल्कुल एक गलत नैरेटिव है। आज भी पाकिस्तान के अंदर लीडिंग जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हम वजीर आजम पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। उस्मान साहब हमारे साथ रह गए। तो कादर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंदोखेल साहब, कराची या सिंध में ये तो सूरत हाल बेहतर हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसमें, लेकिन यहाँ जितनी कामयाबी हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट तो नज़र ही नहीं आ रहा है पंजाब के अंदर, वहाँ उतनी ज़्यादा पस्ती में जा रहा है। हालांकि इस वक्त तो बड़ा फोकस किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब को, क्या वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बात से जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन गालिबन आवाज़ साफ नहीं है। कादर खान मंदोखेल साहब से दोबारा से रब्ता किया जाए, पर उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, का मौक़िफ़ बड़ा ज़रूरी है। मैं गौस मोहम्मद न्याज़ी साहब से बात कर लेते हैं। न्याज़ी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून बहरहाल पंजाब के इलेक्शंस में तो वो कामयाब हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि वो बहरहाल आपका नैरेटिव उस तरह से नहीं है जीता ही। इसमें है कि चलें जो हाफिज़ साहब हैं उनकी बड़ी बहरहाल ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी बड़ी एक मेहनत लाहौर के रिज़ल्ट थी, इसी तरह पिंडी की क़यादत का वो रिज़ल्ट है। तो ये जो वोट को इज़्ज़त दो वाला मामला है, उससे ज़्यादा तो आपके कैंडिडेट्स और वहाँ के ज़ाती वर्कर्स का मामला है, वो कामयाबी हुई है। इसको ना होल कामयाबी तो नहीं समझा जाए पाकिस्तान मुस्लिम नून की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मुस्लिम लीग नून जीती है और पीटीआई को एक इबरतनाक शिकस्त हुई है पंजाब में। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये तो कंटोनमेंट के एरिया हैं, यानी कि ये जो एक परसेप्शन है कि जी कंटोनमेंट के, ये कंटोनमेंट के लोग जो ज़्यादा जो है वो पीटीआई प्रो पीटीआई हैं, एक परसेप्शन है। अब वो परसेप्शन भी गलत हो गया, यानी कि उन लोगों ने भी पीटीआई को देख लिया, यानी कि गवर्नेंस को देख लिया, यानी कि हुकूमत को देख लिया, वो भी लोग इनसे तंग आ गए। तो मेरे ख्याल में अब इनका यहाँ हुकूमत रहने का जवाब कोई नहीं रहा। और जहाँ तक तलक मेरे भाई कह रहे थे कि जी पीटीआई ने पीटीआई को हराया है, अगर हराया है तो फिर इसमें वो भी आपकी नालायकी और नाअहली है कि आप अपने वोटर्स पे एक पेज पे क्यों नहीं ला सके। इलेक्शन तो एक पूरी साइंस है। और फिर एक जो ईवीएम मशीन का जो नारा लगाया जाता है जी। देखो, अब जो इलेक्शन हुए हैं इसमें कहीं से भी कोई धांधली की या किसी उम्मीदवार ने या किसी पार्टी ने नहीं लगाया कि उसने धांधली की है या वो की है। देखो, जब इलेक्शन शफाफ होंगे तो सारे तस्लीम करेंगे। और मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो फैसला था कि जी काउंटिंग वक्त भी जो है वो आप मोबाइल उसकी वीडियो बना सकते हैं या इलेक्शन के दौरान वीडियो बना सकते हैं, ये एक बड़ा पॉजिटिव फैसला था जिसमें शफाफियत में जब इलेक्शन हुए। और एक बात बता दूं कि मुल्क में जब भी इलेक्शन होंगे शफाफ इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जीतेगी। और इस इलेक्शन की जीतने से जो है ना एक मुस्लिम लीग नून के वोटर्स को, सपोर्टर्स को नया जो है बलवरा मिला है और इंशाल्लाह वो ज़्यादा तनदेही से दोबारा पार्टी की जदोजहद करेंगे और इस हुकूमत को जो है वो चलता करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें अब ये देखते हैं कि ये जो वोटर आपका सपोर्टर है ये अब उसी नारे पे चलेगा या फिर कुछ और मामला, इस पे भी हम बात करते हैं। ईवीएम के हवाले से जो आपने बात की उस पर भी बात करें। मैं कादर खान मंदोखेल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहूँगा उनका मौक़िफ़ है, फिर हम ईवीएम के हवाले से बात करते हैं। जी मंदोखेल साहब। पहली बात तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि लगारी साहब ने जो बात की है मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि आप इस कंटोनमेंट इलेक्शन को आप जनरल इलेक्शन या बल्दियाती इलेक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते। टोटली डिफरेंट डायनामिक है इनका, क्योंकि ये वो एरिया होते हैं जो शहरी इलाके होते हैं और शहरी में भी वो इलाके हैं जहाँ कंटोनमेंट है, जहाँ ज्यादातर रिटायर्ड लोग रहते हैं या दूसरे हैं, सिवाय एक हल्का थोड़ा बहुत उसमें रहता है जो कराची क्लिफ्टन का है। उस क्लिफ्टन के एरिया में थोड़ी सी मिक्स है, क्योंकि डिफेंस का एरिया भी आ रहा है, क्लिफ्टन का भी आ रहा है और साथ में थोड़ा सा टुकड़ा उसमें आ रहा है। तो यूं पूरे एरिया का जहाँ रेलवे कॉलोनी वगैरह पड़ा। अच्छा, आपको एक बात ये बताता चलूं कि इस एरिया में कंटोनमेंट में सदर पाकिस्तान रहते हैं, गवर्नर सिंध रहते हैं, फैसल वाडा साहब रहते हैं, अली जैदी साहब रहते हैं, उनके एमपी एमएनए रहते हैं, रिजर्व सीट पे जो एमएनए वो रहते हैं। तकरीबन किसी ने कोई फिगर दी है कोई 12-14 एमएनए और गवर्नर ये सारे रहते हैं वहाँ पे इसमें। उसके बावजूद तकरीबन एमएनए और एमपीएस मिलाकर जो है मंदोखेल साहब वो तकरीबन 19 लोग रहते हैं यहाँ पर इस एरिया के अंदर। चलो मेरे पास 14 था। अच्छा, आपने मुझे करेक्ट किए। 19 लोग रहने के बावजूद इन्हें अक्सरियत हासिल किए, 10 में से 4 नशिस्तें हासिल कर लिए जो कि बाकी पार्टी ने 2 हासिल किया। अब आप आइए पंजाब की तरफ।
कि पंजाब में क्यों नहीं। अब पंजाब का भी अगर डायनेमिक आप देख लें उस एरियाज का, जो प्योरली शहरी इलाका और प्लस कंटोनमेंट, वहां पे यकीनन हमारे वोट बैंक कम और है और आइंदा भी रहेंगे। ये भी हम आपको बता दूं, जिनके पीपल्स कादर खान मंदोखिल उस गरीब आबादी में जो ज्यादातर जनूबी पंजाब में आता है और उत्तर पंजाब के जो जात वगैरह है उस एरिया में। लेकिन मंदोखिल साहब ये एक बड़ी परसेप्शन मजबूत हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में जितनी मजबूत हो रही है वो सिंध तक महदूद भी हो रही है। तो ये जनूबी पंजाब और फिर सेंट्रल पंजाब, फिर अपर पंजाब और केपी। आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लूं, इसके बावजूद कि मैं इस इलेक्शन को जनरल इलेक्शन से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। पेशावर के 5 सीटों में से 2 पीपल्स पार्टी ले चुकी है। अब आप क्या कहेंगे? 8 साल से पीटीआई की हुकूमत है, एमपी मैंने उन्हीं का है सब कुछ, उसके बावजूद 5 में से 2 सीटें ले गई है तो पेशावर कंटोनमेंट की। और फिर अगर आप बलूचिस्तान की तरफ है तो वहां पीटीआई की हुकूमत है, बाप पार्टी की हुकूमत है, वहां यकीनन पीपल्स पार्टी को नशीस नहीं मिली है और पीटीआई भी बाद में आई है, बाप पार्टी पहले नंबर पे है। उसको आप कहां ले जाएंगे, इसको भी आप थोड़ा गौर कर ले। इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये आम एरिया से उसका ताल्लुक नहीं है। तो सवाल ये, फिर आप फैसलवाड़ा का सीट आप देखिए मेरे इलेक्शन का, जहां पीटीआई का एमपी एमएनए 22 या 29 रिजर्व सीट में एमपी है और 14 एमएनए अभी 13 रह गया। वहां पीपल्स पार्टी पिछले इलेक्शन में 6 नंबर पे थी। अब इस इलेक्शन में 2001 से जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे, पीडीएम दूसरे नंबर पे, पूरी पीडीएम, उसके बाद टीएलपी तीसरे नंबर पे और उसके बाद मुस्तकिल थे वो 4थे नंबर पे, एमकेएम 5वें, पीटीआई 6ठे नंबर पे चले गई है। तो आप इसको भी तो फिर ले लें, अगर आप पंजाब को ले लें तो फिर सालके को भी देख लें, जो पीपल्स पार्टी ने 35 साल बाद ये सीट जीती है। तो मैं यकीन से कहता हूं कि जनूबी पंजाब में जहां जरदारी साहब या बिलावल साहब वहां दौरे करें, आपको आने वाले जो इलेक्शन है आपको नजर आएंगे। चलें, ये जनरल इलेक्शन से बहरहाल काफ़ी मुख्तलिफ और इलेक्शन की डायनामिक्स से हम देख रहे हो बड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही। हमने पिछले दिनों में ये भी देखा कि कराची में आप सीट जीत गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। सियालकोट में पीटीआई जीत की, जो सीट पाकिस्तान मुस्लिम नून की थी, बल्कि पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिवीजन गुजरांवाला मुस्लिम नून के पास था। तो ये बड़ी अजीब एक डायनामिक्स बन रही है। हम इस पर बात करें, लेकिन ब्रेक ले लेंगे। हमारे मेहमान हमारे ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ईवीएम के हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त बड़ा ये हॉट इशू बना हुआ है, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एक जानिब तैयारी हो रही है कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अमल हो और ओवरसीज़ भी इलेक्शन का हिस्सा बन सकें, लेकिन ईवीएम पर एतराज़ात न सिर्फ अपोजिशन की जानिब से, इलेक्शन कमीशन जो इदारा है जिसने इलेक्शन करवाने हैं उसकी जानिब से एतराज़ात आ रहे हैं, लेकिन उन एतराज़ात पर भी बहुत ज़्यादा सवाल हो रहे हैं कि ये एतराज़ात टेक्निकल की बजाय ख़ुद इलेक्शन कमीशन की इस्तेदाद कार से मुताल्लिक हैं। उस्मान सईद बसरा साहब, ये ईवीएम के मामलात हैं, इसी तरह से चलते हुए अब ये कहा जा रहा है कि जो तमाम सियासी जमातें हैं उनका कंसेंसस होना इलेक्शन कमीशन का मामला, ये खासा मुश्किल सा काम है। आप बज़िद हैं कि ईवीएम पर इलेक्शन करवाया जा सके, तो ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए सर, मसला ये है कि अभी आपने जैसे अभी खुद ही बात की है, इलेक्शन कमीशन जो है फैसला अब हमें ये करना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है जिसने पाकिस्तान के अंदर कवानीन में तरमीम करनी है या बेहतर कवानीन के लिए लेजिस्लेशन करनी है या पार्लियामान उसकी सुप्रीम। देखिए मसला ये है कि जो भी आप बात कर रहे थे कि फवाद चौधरी और हमारे जो सवाती साहब की, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एक चीज के ऊपर तो अब तक कंसेंसस हो चुका है। वो कंसेंसस ये है कि पाकिस्तान में आज 74-75 साल से एक भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातें ये कह के मुत्तफिक हों कि ये इलेक्शन जो है ना जी ये रिगिंग के बगैर था। क्या ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन की कॉम्पिटेंसी के ऊपर सवाल नहीं है? ये इट्सेल्फ इलेक्शन कमीशन की कॉम्पिटेंसी के ऊपर सवाल है। मसला ये है कि आप बताइए इन 76 सालों के अंदर, 75 सालों की आजादी में इलेक्शन कमीशन पे नहीं लगा। अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ये कह रही है कि हम पाकिस्तान में बेहतर इलेक्शनरिंग सिस्टम के लिए, जिसके लिए भी पिछले दिनों में मुतहदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी जो है वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दिए बैठे रहे कि पाकिस्तान में फ्री एंड नहीं होता। मुझे आप बताइए कि दुनिया पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर मूव कर रही है, ईवीएम मशीन के मैकेनिज्म को समझे बगैर, ईवीएम मशीन को अंडरस्टैंड किए बगैर
आपने उठा के हमें 32, 34, 36 वो एल्फीनामा एक उठा के हमें दे दिया है कि देखिए ये नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं हो सकता? क्या पाकिस्तान के लोगों का टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तनख्वाहों की नजर होने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको देती है? सही। एक भी इलेक्शन ये फ्री एंड फेयर नहीं करवा सके। देखिए मसला क्या है, हम समझते हैं कि लोगों के अंदर अब ये इतनी अवेयरनेस आ चुकी है। ये सवाल आप बुलाएगा, फवाद चौधरी को बुला लेगा, सवाती साहब को बुला लेगा, लेकिन जब पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन इनकॉम्पिटेंट रहा है, अमली तौर पे इलेक्शन कमीशन की जो इस्तेदाद है और जो बेसिक फंडामेंटल उसका काम करने का था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नकाज में 76 साल में नाकाम रहा है। अब आज क्या मसला हो गया जब हम कह रहे हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें? देखिए मैं आपको इस अभी जो इलेक्शन से हम गुजर के आए हैं, जिसकी भी आप कैंटोनमेंट की बात कर रहे हैं, पूरे वसूख से कह रहा हूं, मेरी बात को रिकॉर्ड रख लें, मैं जहां भी इसका जवाब देने को हाजिर हूं। पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम के अंदर जो वोटर लिस्ट में जाली वोटों का इंदराज किया गया है, ये तमाम होते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक करप्ट और एक डिफेक्टो इलेक्शन के रिजल्ट और डिफेक्टो इलेक्शन का जो एक मैकेनिज्म है, उसकी बेनिफिशियरी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं। ये किसी सूरत नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान ये के इलेक्शन में वोटिंग लिस्टों के तो बड़े मसाइल हैं बस साहब, तो मैं जो जान भी लेते हैं गौस मोहम्मद नियाजी साहब, बेनिफिशरी हैं आप, इसलिए आप मुखालिफत करते हैं कि इस तरह के वोटर लिस्टें भी तब्दील होंगी, जब थम लगेगा तो बायोमेट्रिक हो जाएगा। ये एतराज़ात है कि इसलिए आप लोग नहीं मान रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ एक सुन के ईवीएम मशीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। अब पहली बात तो यह है कि एक दुनिया के 176 ममालिक में इलेक्शन होते हैं और सिर्फ 8 या 10 ममालिक हैं जो इस सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं। और फिर ईवीएम की टेक्नोलॉजी हर मुल्क में डिफरेंट है और उसको फिर समझने के लिए भी वोटर्स का भी समझना ज़रूरी है, इलेक्शन कमीशन का भी करना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो वो खुद कह रहा है कि जी हम ये तरीका जो है वो ठीक नहीं है, इससे शफाफी पे सवालात उठेंगे। तो मेरे ख्याल में जिस इदारे ने ये काम करना है कि जी वो भी उस पर अगर उसको गैर तसल्ली बख्श कह रहा है, तो मेरे ख्याल में उसको बात को वजह देना चाहिए। चलो हम तो कमीशन में हम तो ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी ऐसी बात कर रहा है। और फैफन जो कल की जो रिपोर्ट शेयर की है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पे तो आप ये पोजीशन हुकूमत वाले खाम-खा दबाव डाल रहे हैं। असल में तो ये पार्लियामेंट का काम है कि उसको तरीके से करे और ईवीएम को उसके मतलब डिटेल से लिखे कि उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है, कहाँ का एरर हो सकती है, उसको एड्रेस करना चाहिए। फैफन ने भी अपोजिशन के सबको सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि जी इसको पार्लियामेंट में बड़े मिनटली देखा जाए। और ये भी कहा है कि कौमी असम्बली में जो ईवीएम मशीन का बिल पास हुआ है वो बहुत हेस्ट में पास हुआ है, उस पर कोई खास डिबेट नहीं हुई कौमी असम्बली में, उसके कई पहलुओं को उजागर नहीं किया गया, उसको उस पर भी इतराज उठाया। तो जब तो तमाम कह रहे हैं टेक्नोलॉजी को तो सर लाना होगा। मंदोखेल साहब, टेक्नोलॉजी के बगैर तो अब पूरी दुनिया, एक आम आदमी अब यूट्यूब खोल के फेसबुक खोल के बैठा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे तो सीखना उसके लिए मुश्किल नहीं है। ये टेक्नोलॉजी से डर लग रहा है या अपोजिशन किसी और चीज से बैठे हैं? हमारी आधी आबादी जो है वो सर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये मैं एक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, मैं उसमें कोई फैसला नहीं। मैं मुदस्सर साहब जी मंदोखेल साहब, मुदस्सर साहब आप कौन सी दुनिया में रहते हो? सर आप कराची में रहते हो? सुन ले मेरी, आप सवाल कर दिया तो आप हौसला भी रखें। बात ये है कि आप कराची में रहते हो, पाकिस्तान का मेट्रोपॉलिटन सिटी है। क्या वहाँ पे औरंगी की आवाम, एहतियात टाउन, बल्दिया टाउन, लियारी या दूसरे इलाके में वहाँ पे वो मशीन चलाने के लिए या वो जो आप एडवांस में चली बात हुई है उसको भी एक तरफ रखें। जो बात मोहतरम फरमा रहे हैं कि पूरी दुनिया ने की है, सबसे पहली बात तो ये बसरा साहब नए नए फंस गए यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने। अब ये इलेक्शन कमीशन पे ये भी बरस रहा है कि हम तनख्वाहें दे रहे हैं। बाबा तनख्वाह अपनी जेब से नहीं दे रहे या शौकत खानम के फंड से नहीं दे रहे हो, हुकूमत पाकिस्तान का है। दूसरी बात ये, जब आप ये फरमा रहे हैं कि पूरा इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन आज तक नहीं करा सके, तो इसका मतलब 2018 का इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ, ये आप एक्सेप्ट करे हो। अब उसके बाद आप ईवीएम पे आ जाए। बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में एक तरफ महंगाई की सूरत हाल है जिससे कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में है कोविड के बाद, दूसरा पाकिस्तान में फैसला किया गया वज़ीर ख़जाना की जानिब से कि टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी कुछ चीज़ों के हवाले से। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। सर ये जो महंगाई की बुनियादी तौर पर वजूहात को बार बार ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनली ये बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है,
उसकी वजह से है। फिर डॉलर की कीमत बढ़ने की, आज वज़ीर ख़जाना में बता रहे थे कि कर्ज़ों का जो बोझ है वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से वो चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ रही है मार्केट में, क्या ये इसी तरह से बरकरार ही रहेगी? देखें, एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो थी वो दिवालिया हो चुकी थी। 2018 में जब इलेक्शंस हुए हैं जी। तो उस वक़्त हमारे पास जो हमने बिल पे करने थे या अदा करने थे 30 अरब डॉलर के थे, और हमारे पास सिर्फ रिजर्व्स में 10 अरब डॉलर के करीब था। तो इसका मतलब है कि हमारा मुल्क बैंकरप्ट हो चुका था। जब ये इस किस्म की बात होती है तो वो इम्प्लीकेशन उसकी ये है कि कोई 40-50 साल की जो पॉलिसीज़ थी उसने आपको इस जगह पे खड़ा किया कि आप, जैसे हम डेट ट्रैप कहते हैं, कर्ज़ों का ट्रैप में फंसे हुए थे, और करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से हम ना तो कर्ज़े वापस कर सकते थे, ना अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस कर सकते थे। जी। इसलिए आपको बड़ी कड़वी गोलियां खानी पड़ी, जिसमें एक गोली ये है कि आपका जो रुपए की कीमत है उसको मार्केट डिटर्मिन करेगी, आप खुद नहीं उसको डिटर्मिन करेंगे। आप उसको सपोर्ट करने के लिए अपने रिजर्व्स खाली नहीं करेंगे, आप अपने रिजर्व्स को बढ़ाएंगे और जो भी मार्केट में कीमत बैठेगी वही आप उस पर ट्रांजैक्शन करेंगे। सो आई थिंक ये एक हकीकत हमें माननी चाहिए, क्योंकि 100 रुपये का डॉलर और इस वक्त 170 रुपये 168 रुपये तक जो पहुंचा है, जी हाँ। तो जाहिर है कि इसकी वजह से आपकी बहुत सी इंपोर्ट्स जो हैं, जिसमें एनर्जी बहुत बड़ी इंपोर्ट है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपोर्ट एनर्जी है, वो इतने ही महंगी होगी क्योंकि डॉलरों में आपने पे करना है। फिर हमने जो IPPs के प्रोजेक्ट्स जी हाँ, किए हुए हैं वो प्रोजेक्ट्स। भी हमने डॉलर्स में किए हुए हैं, तो उसकी भी कीमत बढ़ती है। फिर हमारा फूड आइटम जो है, जो आपने पहले बात की कि इंटरनेशनल मार्केट्स में कमोडिटीज़ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और वो भी डॉलर्स में जब आप देते हैं तो शाह साहब, अभी जो फैसला हो रहा है कि सर ये सब्सिडी दी जाएगी, तो फिर तो एक इजाफी सब्सिडी तो हमेशा से एक इजाफी बोझ रहा है ख़जाने के ऊपर, फिर तो ये और ज़्यादा डिप्रेसिंग सिचुएशन होगी ख़जाने की। देखें, इसमें जो है ओवरऑल स्ट्रेटजी में आपने देखा कि स्टेबलाइजेशन के वक्त तो बहुत मुश्किल था पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, क्योंकि एक तरफ महंगाई का पहाड़ था और दूसरी तरफ आपकी बेरोज़गारी थी। उसके साथ साथ उसके ऊपर एक पेंडेमिक भी था। पेंडेमिक जो है वो तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी को वैसे ही डिसरप्ट कर देता है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी और ज़्यादा हो जाती है। सो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये एक तो इकोनॉमिक जो हमारी मेल्टडाउन था बैंक्रप्सी की वजह से, दूसरा मेल्टडाउन था पेंडेमिक की वजह से। इन दोनों को आपने अबूर किया और अवाम ने किया। अवाम ने बड़े सब्र के साथ ये सारा काम किया, और अब आप देख रहे हैं कि 4% जब ग्रोथ हो रही है तो उससे 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक चीज़ तो ये है कि आपके जॉब्स जो हैं वो बेहतर हुए हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 7-8 लाख जॉब्स जो हैं डेली वेजेस, क्योंकि डेली वेजेस सबसे ज़्यादा अफेक्ट डेली वेजेस को होता है, उनको आपने मोबिलाइज किया है और पूरे मुल्क में उसमें खासी तेज़ी आ रही है। दूसरा, आपने एक्सपोर्ट्स को मोबिलाइज किया। बिल्कुल, एक्सपोर्ट्स की वजह से तमाम फैक्ट्रियां, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो हैं वो उन्होंने बड़ा फ्लरिश किया इस सारे सिचुएशन में। अब बिल्कुल, ये आप जो बात कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल सिक्योरिटी नेट को बढ़ाना ये एक हुकूमत का फर्ज है। और इसमें अगर आप देखें कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है वो ना सिर्फ कैश पेमेंट्स देता है सबसे गरीब लोगों को, बट उसके साथ साथ उनको सस्ते कर्जे भी देता है घर बनाने के लिए, और सस्ते कर्जे देता है अपना कारोबार करने के लिए। और ये एक अच्छी चीज़ भी ये हो गई है कि अब आगे एतराज़ात थे वो भी बहरहाल अब इस मामले पर नहीं रहे। बहुत शुक्रिया, सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। लगारी साहब, एक जानिब तो ये एक पैरेलल जो है वो बेहतरी है, लेकिन दूसरी जानिब काम आदमी के लिए जब वो बाजार जा रहा है उसकी ग्रॉसरी के बिल्स बहुत बढ़ जा रहे हैं, तो हम किस तरक्की को, किस तनज़्ज़ुली को देखें? एक पकड़ते हैं, दूसरा हाथ से छूटता है। नहीं, ये एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है हुकूमत का, और हुकूमत ने शहरियों के बारे में सोचा भी नहीं है कभी, और उनकी जेब पर डाका डालने के लिए सोचा। और क्योंकि सोसाइटी को डिपोलिटिसाइज किया जा चुका है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर तमाम वो एलिमेंट्स जो उभर कर
अपनी राय का इजहार करते थे। कहाँ हैं वो लेबर यूनियंस, कहाँ हैं वो लेबर की फेडरेशंस, कहाँ हैं वो स्टूडेंट यूनियंस, कहाँ हैं वो लोग जो आकर प्रोटेस्ट करते थे। अब तो सेठ प्रोटेस्ट करते हैं, अब ताजर प्रोटेस्ट करते हैं और सनतकार प्रोटेस्ट करते हैं, वो एहतजाज करते हैं और हड़ताल करते हैं। अब तो वर्कर्स क्लास जो है वो तो बिल्कुल पीछे चली गई है। इसी वजह से हमारे यहाँ एहतजाज का वो पैमाना नहीं है। अब तो एहतजाज भी हुकूमत के हाथ में है और पावरफुल लोगों के हाथ में है और वसाइल भी उन्हीं के हाथ में। आम आदमी पिस चुका है और उसकी आवाज़ कहीं भी नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी आवाम की आवाज़ उस तरह से नहीं उठाती हैं जिस तरह से 60-70 अपनी आवाज़ जो है वो उनकी बहरहाल ज़्यादा वो मजबूत होती है, अपनी आवाज़ ही उठा पाते हैं। एक और भी जो आप कह रहे हैं, एक और भी मामला कराची के शहरियों के लिए है कि सुई सदन गैस जो है उसने ऐलानात किए हैं कि अगले 4 दिन तक बिजली और गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है गैस की बंदिश की वजह से। हमारे साथ इस वक्त सलमान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। सर ये क्या मामला हुआ, क्या बुनियादी वजूहात हैं कि 4 दिन तक ये रहेगा? जब आप के इलेक्ट्रिक को भी कम देंगे, कुछ इंडस्ट्रीज़ को भी कम देंगे, तो इफेक्ट इसका मतलब है लोड शेडिंग का घरेलू सार्फिन पे बिजली और गैस दोनों में आएगा? जी इसको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि SSGC का जो गैस सिस्टम है उसकी सप्लाईज में कमी वाकई हुई है, क्योंकि जो एंग्रो का LNG टर्मिनल है उस पर FSRU की तब्दीली हो रही है जिसे ड्राई डॉकिंग कहा जाता है। तो वो 4 दिन तक टर्मिनल अपनी एक्टिविटी नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारा RLNG का जो इनपुट है उसमें 150 से 75 MMCFD हमारे सिस्टम में गैस कम आएगी। ज़ाहिर है इसके हिसाब से हमें अपना गैस के लोड को मैनेज भी करना है। तो हमने 4 दिनों के लिए मुकम्मल तौर पर सिंध और बलूचिस्तान में जितने भी CNG स्टेशन हैं उनको गैस की तरसील को मुनक़ता किया है। खाली हमने के इलेक्ट्रिक को सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी को और फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम को जुज़वी तौर पर उनका लोड में कमी की है, कोई सिग्निफिकेंट कमी नहीं की है। अच्छा, अभी हमने इंडस्ट्री जो नॉन एक्सपोर्ट जिसे आप बात कर रहे थे उसको भी हमने गैस रिड्यूस नहीं किया, लेकिन अगर खुदा न खास्ता जरूरत पड़ी तो उनकी भी थोड़ी बहुत जो कि नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं उनकी गैस की सप्लाई में भी थोड़ी बहुत कर्टेलमेंट होगी। तो घरेलू सार्फिन के लिए जी घरेलू सार्फिन के लिए भी हो सकती है। जी तो ये इसलिए किया गया कि जो सिंध और बलूचिस्तान के हमारे घरेलू सार्फिन हैं और जो तजारती सार्फिन है जो हमारी अवलिन तरजीह होते हैं उसमें इनके प्रेशर्स में बिल्कुल कमी ना आए। गुजारी सिस्टम में जब लोड की कमी आती है तो सप्लाईज और डिमांड का गैप क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको मैनेज करना हमें प्रायोरिटी पे जाकर देखना पड़ता है कि CNG को हमें पहले बंद करना है, तो वो हमने पहले बंद किया उसको और बाकी जुज़वी तौर पे कम किया। और इंशाल्लाह ताला कोशिश ये है घरेलू और तजारती सार्फिन जो है उनको गैस की सप्लाईज में कोई इशू ना आए। ठीक है, सलमान सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। तर्जुमान SSGC मौजूद थे। और लगारी साहब आखिर में सर है वो है कि मुश्किल जो है वो एक आम आदमी के लिए चाहे वो हमेशा यही है। अब आप देखें कि जनाब इंडस्ट्रीज़ के लिए नूरियाबाद में इंडस्ट्री चलती रहनी चाहिए और पुनः भी चलता रहे, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो है वो पावर जो है, अथॉरिटी जो है, वो इक़्तिदार जो है वो ऊपर बालाई तबकों के पास है, अवाम के पास कुछ भी नहीं है, अख्तियार भी नहीं है। ना सिविल सेटअप में होता है ना किसी और सेटअप में होता है, उनके लिए कोई से नहीं होती है, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता है। और चूँकि पॉलिटिक्स असल जहाँ से नर्सरियाँ थीं, बलदियाती इलेक्शन नहीं होते, नर्सरी नहीं है, कॉलेजेस के इलेक्शन, यूनिवर्सिटियों के इलेक्शन होते थे, वो नर्सरी खत्म हो गई और लेबर यूनियन से लीडर्स आते थे, वो नर्सरी खत्म हो गई है। तो सर इम्पोर्टेड हैं सारे के सारे और एक्सपोर्टर्स हैं बस लीडर्स, और लीडर्स की तो और भी बहुत सारी इकसाम है। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।